रोलेक्स वॉच दुनिया की इकलौती ऐसी वॉच जो केवल टाइम ही नहीं, पहनने वाले का समय भी बताती है। लेकिन आखिरकार कैसे? एक अनाथ बच्चा जिसे कभी ये कहकर वॉच शॉप से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया था कि वो ऐसी वॉचेस को देखने की औकात नहीं रखता है, दुनिया के सामने दुनिया की लग्जरियस और द मोस्ट ट्रस्टवर्दी वॉच बनाकर सबको हैरान कर देता है। और आज भी रोलेक्स वॉच लग्जरी, स्टैंडर्ड और अपर लाइफस्टाइल का एक सिंबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी फेमस पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टोरी जानना अच्छा लगता है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1981 में जर्मनी में जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर वॉच मेकिंग सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाने वाला था। इस बच्चे का नाम था हांस विल्सडॉर्फ और यही बच्चा आगे चलकर बनता है द फाउंडर ऑफ रोलेक्स। लेकिन सक्सेस की उस पीक की कीमत हांस ने बचपन से ही चुकाना शुरू कर दिया था। 1993 में जब हांस महज 12 साल के थे, उनके माथे से माता और पिता दोनों का साया चला गया। मतलब वो एक ऑर्फन हो गए। पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी और उनके दोनों और सिबलिंग्स की जिम्मेदारी उनके अंकल पर आ गई। उनके अंकल ने उनके फादर की लैंड को बेचकर उन सबको जर्मनी के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वहाँ स्कूल में भी हांस को बाकी बच्चों द्वारा बुली किया जाता था। वैकेशन में जहाँ सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते थे, हांस से कोई मिलने नहीं आता था। वो बिल्कुल अकेले हो जाते थे। सभी बच्चे उनका मजाक बनाते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हांस ने किताबों को अपना साथी बनाया। बचपन से ही हांस को मैथ और इंग्लिश में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने काफी किताबें पढ़ी थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात स्विट्जरलैंड के एक लड़के से होती है। उस बच्चे को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। दोनों दोस्त बन जाते हैं। उन्होंने हांस को स्विट्जरलैंड के वॉचेस के बारे में काफी कुछ बताया और तभी से हांस को भी वॉचेस को लेकर एक अजब सी फैसिनेशन जाग जाती है। 19 साल की उम्र में जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, हांस स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। वहाँ उनके पैशन को देखकर कूनो कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी उन्हें हायर कर लेती है। वहाँ उनका काम था वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना, जिससे उनके अंदर भी परफेक्ट वॉचेस बनाने की नॉलेज डेवलप होने लगती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश वॉच मेकिंग कंपनीज थी और वहाँ अपना काम शुरू करना हांस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। इसलिए हांस लंदन शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने वॉच मेकिंग कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया और वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने लगे। हांस ने नोटिस किया कि वो कंज्यूमर को एलिगेंट, ड्यूरेबल और सिंपल वॉचेस चाहिए थी, बट कंपनीज वॉचेस को एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी बनाने में फोकस थी। मार्केट के इस गैप और डिमांड सप्लाई को देखते हुए 24 साल की उम्र में हांस ने खुद की कंपनी ओपन करने की सोची। बट एक प्रॉब्लम थी। हांस के पास कंपनी को ओपन करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को अपना को पार्टनर बना लिया और इस तरह एस्टैब्लिश हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविश फर्म। हांस ने देखा कि ट्रैवलर्स को एक वॉच की ज़रूरत है ताकि वो टाइम पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और जो स्ट्रॉन्ग हो और इजीली कैरी भी की जा सके। इसीलिए हांस ने पॉकेट वॉचेस बनाने का डिसाइड किया। हांस ने इस वॉच का साइज बाकी वॉचेस के मुकाबले छोटा रखा और उसका कवर हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर से बनाया ताकि गिरने पर भी वो वॉच आसानी से टूट ना जाए। हांस ने उस वॉच का नाम पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच रखा। इतनी परफेक्ट प्रोडक्ट बनने के बाद भी हांस ने नोटिस किया कि लोग उनके वॉचेस को नहीं खरीद रहे हैं। डीप एनालिसिस करने पर पता चला कि उनके कंपनी का नाम जर्मनी में था और लोग इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे थे। तब हांस ने अपनी फर्म का नाम चेंज करने का डिसाइड किया। उन्होंने 1600 से भी अधिक अलग अलग भाषाओं के वर्ड को अलाइन करके और उन्होंने एक नया शब्द बनाया। इसमें उन्हें
2 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा, बट एट द एंड उन्होंने 5 लेटर का एक परफेक्ट नेम ढूंढ लिया, जो था रोलेक्स। रोलेक्स की पोर्टफोलियो वॉच काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई और उन्होंने रोलेक्स को एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बना दिया। बट पॉकेट वॉचेस को से हांस सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें कुछ बड़ा करना था। हांस एक इंसाइटफुल इंसान थे, वो जानते थे कि फ्यूचर तो रिस्ट वॉचेस का ही है और वही ब्राइट है। लेकिन उस समय की एक प्रॉब्लम थी, सोसाइटी रिस्ट वॉचेस को एज ए ज्वेलरी ट्रीट करती थी और उसे वो वुमेन्स तक ही सीमित रखती थी। लेकिन हांस ने यह भी नोटिस किया कि उस समय यंगस्टर के बीच ब्रेसलेट पहनने का ट्रेंड था, इसलिए उन्होंने नई ब्रेसलेट वॉचेस बनाई, जिसका नाम उन्होंने रोलेक्स ब्रेसलेट वॉचेस रखा। इस वॉच की स्ट्रिप गोल्ड की थी, जो दिखने में बिल्कुल ब्रेसलेट जैसी दिखती थी। लोगों को रोलेक्स की ब्रेसलेट वॉच काफ़ी पसंद आई और इसी वजह से रोलेक्स का प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा। लेकिन इसी बीच एक मेजर ब्रेक थ्रू आता है और ये था ह्यूमन हिस्ट्री का द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट, वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटेन की इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी और सभी लग्जरी आइटम पर गवर्नमेंट ने हाई मार्जिन टैक्स ड्यूटी लगा दिया गया था। रातों रात रोलेक्स का पर 33% टैक्स लगा दिया गया, जिस वजह से हांस को अपनी कंपनी ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करनी पड़ी। हांस ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर चुके थे और उन्होंने ये नोटिस किया कि वॉर में सोल्जर्स को वॉचेस की काफ़ी ज़रूरत है ताकि वो टाइम देख सके, टाइम पर एनिमी पर हमला कर सके और पर्टिकुलर टाइम पर एक्यूरेट एक्शन ले सके। अब नॉर्मल वॉचेस उनके लिए इफ़िशिएंट नहीं थी, क्योंकि ऐसे तो सोल्जर्स को टाइम देखने के लिए अपना कोड निकालना पड़ता था और हल्की सी भी चूक उनकी जान ले सकती थी। जहाँ हांस को रोलेक्स के सर्वाइवल का एक रूट मिला, उन्होंने रिस्ट वॉचेस बनाने की सोची ताकि सोल्जर्स इफिशिएंटली टाइम देख सके। उन्होंने खुद को हेरोलॉजी की पढ़ाई में डुबा दिया और 6 महीने के हार्डवर्क के बाद सामने रखी दुनिया की फर्स्ट रिस्ट वॉच, जिसे रिस्ट स्विट्जरलैंड में क्रोनोमीटर टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां उस पर काफ़ी टेस्ट हुए और उसको क्रोनोमीटर टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी मिल गया। और हांस ने इस तरह रखी अब दुनिया के सामने दुनिया की मोस्ट एक्यूरेट रिस्ट वॉच, जिसका नाम था ट्रेंच वॉचेस। और इस तरह हांस ने अपने बर्निंग डिजायर और अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन से सबको गलत साबित कर दिया। ट्रेंच वॉचेस की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ग्लासेस भी अनब्रेकेबल थी। उसमें लुब्रिनेसेंट रेडियम आवर्स हैंड का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि सोल्जर्स अंधेरे में भी समय देख सके। इस इन्वेंशन ने रोलेक्स के प्रॉफिट मार्जिन को वर्ल्ड वॉर 1 में भी गिरने नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को लोग अपना हीरो मानते थे और अपने हीरोज को रिस्ट वॉचेस पहना देखकर यंगस्टर भी रिस्ट वॉचेस की तरफ मुड़ गए और बाय दैट वे रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। लेकिन रिस्ट वॉचेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इसमें डस्ट या पानी इसकी एक्यूरेसी को बिगाड़ सकता था। हांस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। हांस ने नोटिस किया कि वॉचेस की बॉडी को स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनाया जाता है, मतलब एक पार्ट पर दूसरे पार्ट बस फिट कर दिया जाता है, जैसे कि एक टिफिन के डिब्बे पे दूसरा टिफिन अरेंज किया जाता है। इसीलिए हांस ने रोलेक्स को स्क्रू ऑन मैकेनिज्म पर बनाना शुरू किया ताकि उनके पार्ट के बीच कोई गैप ना रहे और ग्रुप्स के थ्रू सारे पार्ट एक दूसरे से कम्प्लीटली स्क्रूड अप हो जाए और वाइंडिंग क्राउन उसे टाइट कर देती थी ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स वॉचेस के अंदर नहीं आ पाते थे। वॉच बिल्कुल ऑयस्टर की तरह थी, यानी ये घंटों पानी में रह सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर। ये वॉच एक मास्टरपीस थी। मार्केट में जब इस प्रोडक्ट को लोगों के बीच उतारा गया तो लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए हांस ने एक दूसरा रूट चुना। असल में उस समय मर्सिडीज ग्लिटेज नाम की एक फीमेल स्विमर थी
जिनका क्लेम था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली वो दुनिया की फर्स्ट फीमेल स्विमर है। लेकिन जब उन्होंने यह बात मीडिया के सामने बताई तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जिस वजह से अपने क्लेम को साबित करने के लिए उन्होंने मीडिया में ऐलान किया कि वो दोबारा इंग्लिश चैनल को पार करेंगी, वो भी दुनिया की मीडिया के सामने। हांस ने मर्सिडीज ग्लिटिस को अपना मॉडल के रूप में चुना और यह बात न्यूज़पेपर के थ्रू पूरे स्विट्जरलैंड में फैल गई। अब लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन दुनिया में इतिहास बनने वाला था। इंग्लिश चैनल पार कर मर्सिडीज दुनिया की फर्स्ट फीमेल स्विमर बनने वाली थी और रोलेक्स ऑयस्टर वर्ल्ड की फर्स्ट वाटरप्रूफ वॉच बनने वाली थी। अब वो दिन आता है और हजारों लोगों की भीड़ इंग्लिश चैनल के पास लग गई और उस पल को कैद करने के लिए रिपोर्टर्स भी अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचे। मर्सिडीज ने रोलेक्स ऑयस्टर को एक चेन के थ्रू अपने गले में डाल लिया और उन्होंने स्विमिंग करना शुरू किया। लगातार 3 घंटे स्विमिंग करके उन्होंने इंग्लिश चैनल का 80% पार्ट पूरा कर दिया था। बट अब 3 घंटे लगातार स्विम करके उनकी बॉडी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगी। उन्हें बोट के थ्रू वहां से बाहर निकाला गया। मर्सिडीज का एम तो पूरा नहीं हो पाया, बट रोलेक्स ऑयस्टर को जब चेक किया गया तब अभी भी वो काम कर रही थी। मर्सिडीज के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बावजूद वो पूरे यूरोप में फेमस हो गई थी। अगले ही दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मर्सिडीज का फोटो रोलेक्स वॉच के साथ लगाया गया और इससे रोलेक्स ऑयस्टर की पॉपुलैरिटी को एक बड़ा एज मिला। हांस ने रोलेक्स के रिटेलर्स को रोलेक्स ऑयस्टर को फिश जार में रखकर रिप्रेजेंट करने को कहा। 1928 में ब्रिटिश टॉप मॉडल मिस एल्विन आइले को रोलेक्स ऑयस्टर के एज ए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया और इस फोटो में उन्होंने एक हाथ में रोलेक्स पहना हुआ था और उस हाथ को उन्होंने फिश जार के अंदर डाला हुआ था। इस तरह की कैंपेन करके रोलेक्स ऑयस्टर ने लोगों के मन में एक वाटरप्रूफ हाईली एक्यूरेट वॉच की तरह छाप बनाई और इसी वॉच के अनप्रेडिक्टेड सक्सेस ने हांस को वॉच मेकिंग इंडस्ट्री का एक लेजेंड बना दिया। जहां सभी ने रोलेक्स ऑयस्टर को दुनिया की द मोस्ट एडवांस वॉच मान लिया था, पर अभी भी हांस कुछ और बड़ा करना चाहते थे। एक्चुअली उस समय की वॉचेस मैकेनिकल वॉचेस होती थी, जहां रोज वॉचेस के विंड को घुमाना पड़ता था ताकि वो दिन भर काम कर सके। अब अगर रोलेक्स ऑयस्टर के विंड को अगर सही से टाइट नहीं किया जाता था तो उसमें पानी चला जाता था और सभी लोग इससे बहुत परेशान थे। जब इस प्रॉब्लम के बारे में हांस को पता चला तो एज यूजुअल हांस प्रॉब्लम सॉल्वर थे, थिंकर नहीं। वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में लग गए। 6 साल के अनस्टॉपेबल हार्ड वर्क के बाद उन्होंने दुनिया के सामने परपेचुअल रोटर का इन्वेंशन किया। एक्चुअली एक परपेचुअल रोटर था जो वॉचेस को 360 डिग्री रोटेट होता था। जब भी पहनने वाला इंसान अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता था या मूवमेंट करता था तो ये अपने आप रोटेट होकर चार्ज हो जाता था और विंड को टाइट कर देता था, जिससे विंड रोटेट हो जाती थी और ये अपने आप बिना चाबी भरे या बिना विंड को घुमाए ये वॉच हजारों साल तक काम कर सकती थी। साफ शब्दों में बोला जाए तो ये वॉच एक ऐसी वॉच थी जो परपेचुअली काम कर सकती थी, इसीलिए इसका नाम था द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। पहले भी ऑटोमेटिक वॉचेस बनाने की हजारों कोशिश की गई थी, बट इसमें केवल हांस ही सक्सेसफुल हुए थे। इन सभी यूजफुल और सक्सेसफुल इन्वेंशन ने रोलेक्स की पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। जैसे तैसे हांस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रोलेक्स को बचाए रखा, लेकिन 1944 में उनकी बिलव्ड वाइफ की डेथ हो गई, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उनकी सडन डेथ ने हांस की जिंदगी में एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन बचपन से शुरू की
उनकी फाइट ने उन्हें एक योद्धा बना दिया था। हांस ने फिर खुद को संभाला और 1945 में रोलेक्स वॉच की 45th एनिवर्सरी पर लॉन्च की रोलेक्स डेट जस्ट, जो दुनिया की पहली ऐसी वॉच थी जो टाइम के साथ साथ डेट भी बताती थी। लेकिन आगे चलकर लोगों ने इस पर एक कंप्लेन रेज की कि इसका डेट डिस्प्ले इतना छोटा है कि उन्हें डेट साफ दिखाई नहीं देता। अब हांस इसके भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में लग गए। अपने इन्वेंशन इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक बार काम करते वक्त गलती से वॉच पर उनसे पानी की बूंद गिर गई, जिससे डेट का डिस्प्ले उन्हें मैग्नीफाई होकर दिखने लगा। तभी उनके माइंड में एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन स्ट्राइक करता है और उन्होंने वॉच के डिस्प्ले पर 2.5 मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। आगे चलकर रोलेक्स ने और भी रिवॉल्यूशनरी वॉचेस लॉन्च किए, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की, जो बेसिकली माउंटेनियर्स के लिए बनाई गई थी। 1955 में रोलेक्स GMT मास्टर लॉन्च की, जिसमें रोटेटिंग डेजल था, जो कि बेसिकली पायलट्स के लिए सेटअप किया गया था। इसका रोटेटिंग डेजल डिफरेंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होकर पायलट को द मोस्ट एक्यूरेट टाइम दिखाता था। 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल वॉच लॉन्च की, जिसे डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को अनब्रेकेबली टॉलरेट करने के लिए बनाया गया था। 1960 में उसकी टेस्टिंग के लिए उसे उस समय के डीपेस्ट सी पॉइंट से गिराया गया, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर थी। इस तरह से रोलेक्स ने खुद को वॉच मेकिंग इंडस्ट्री का सुप्रीम किंग बना दिया। इसीलिए लेकिन 1960 में 79 ईयर ओल्ड हांस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरीके से इस ऐसे लेजेंड की कहानी का डी एंड हो गया और ये कहानी भी खत्म हो गई। लेकिन आज भी हांस अपने रोलेक्स वॉच के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है और उनकी ये कंपनी हम सबके बीच हमेशा ऐसे ही पॉपुलर रहेगी। थैंक यू।